नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें, और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन के लिए जारी किए मानदंड, और चीन ने बांग्लादेश को क्वाड इनिशिएटिव में शामिल होने पर संबंध खराब होने की चेतावनी दी। नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने अंतर संबंधित वाणिज्य पर एक रिपोर्ट जारी की है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने राज्यों को 8,923 करोड़ रुपए आवंटित किए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 2,250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एकीकृत बागवानी मिशन बागवानी क्षेत्र को शामिल करने के लिए फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसालों, पुष्प और काजू आदि के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका वित्त पोषण केंद्र द्वारा 60% और राज्यों द्वारा 40% किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र का भाग 90% है और इन राज्यों द्वारा 10% योगदान दिया जाता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत अन्य योजनाएं भी हैं, जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन आदि। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कई योजनाओं को लागू कर रहा है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत हालिया पहलों की बात करें तो क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, किसान उत्पादक संगठनों का गठन और प्रचार करना भी शामिल है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की उपलब्धियों की बात करें तो वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2019-20 के बीच बागवानी क्षेत्र में 9% की और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। इस मिशन के तहत खेतों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया गया। इससे कृषि की उपज और उत्पादकता की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण, निर्धनता उन्मूलन, लैंगिक समानता आदि से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में इस मिशन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि इस मिशन के समक्ष कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे फसल कटाई के बाद के नुकसान और कटाई के बाद प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना के बीच काफी अंतराल व्याप्त है। आइए अब आपको बताते हैं बागवानी का महत्व। बागवानी के तहत उच्च मूल्य वाली फसलें, क्षेत्र की प्रति इकाई उच्च उत्पादकता और सिंचाई की अल्प आवश्यकता एवं कम इनपुट लागत आदि बागवानी फसलों की मुख्य विशेषताएं हैं। फसलों को बंजर भूमि या निम्न गुणवत्ता वाली मृदा में उपजाया जाता है। बागवानी उत्पाद विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं, जैसे प्रसंस्करण, औषध, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, रसायन, कन्फेक्शनरी, तेल और पेंट। वर्ष 2050 तक देश में 650 मिलियन मीट्रिक टन फलों और सब्जियों की अनुमानित मांग के संदर्भ में इस क्षेत्र में मांग पूर्ति की ज्यादा संभावना विद्यमान है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन के लिए मानदंड जारी किए हैं। संशोधित मानदंडों के अनुसार अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) ढांचे के अधीन हैं, ये आरबीआई के साथ एक समझौते को निष्पादित करने के बाद सरकारी कारोबार कर सकते हैं। पीसीए ढांचे के तहत कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों को आरबीआई द्वारा निगरानी में रखा जाता है। आरबीआई ने वर्ष 2002 में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन योजना आरंभ की थी और आगे संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क 2017 जारी किया गया था। इसमें पूंजी, संपत्ति की गुणवत्ता और लाभ के अलावा लीवरेज की अतिरिक्त निगरानी की जाती है। पीसीए 3 मापदंडों पर आधारित है। पहला है जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात यानी CRAR, और दूसरा है निवल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NPAs, और तीसरा है आस्तियों पर प्रतिलाभ यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का उद्देश्य है कि किसी भी बैंक के संकट में होने पर उसके विनियामकों के साथ साथ निवेशकों और जमाकर्ताओं को भी सचेत करने में सहायता करना। इसकी संकल्पना संकट के बढ़ने की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही समस्याओं को रोकने पर आधारित है। ये केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है और सहकारी तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू नहीं होता है। वर्तमान में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत 3 बैंक शामिल हैं: इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
चीन ने बांग्लादेश को ये चेतावनी दी है कि क्वाड इनिशिएटिव में अगर शामिल होते हैं तो आपके संबंध चीन के साथ खराब हो सकते हैं। चीन ने ये चेतावनी वर्ष 2022 तक बांग्लादेश सहित हिंद प्रशांत देशों को 1 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन आपूर्ति के क्वाड के निर्णय के बाद दी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। विश्लेषकों के अनुसार ये चीन को प्रतिसंतुलित करने की एक नीति है। क्वाड में विशेष रूप से वो देश शामिल हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भू राजनीतिक मुद्दों पर एक मत रखते हैं। विश्लेषकों ने क्वाड को चीन की वन बेल्ट वन रोड ओबोर पहल की प्रतिरोधी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से निपटने वाली एक नीति के रूप में स्वीकार किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए भारत ने भी कई इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे हिंद प्रशांत महासागर पहल, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो कि समुद्री सहयोग में वृद्धि करती है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये विकास और सहयोग परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता, अवसंरचना और संस्थागत क्षमता पर आधारित है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में समग्र सुरक्षा प्रदाता की पारंपरिक भूमिका को मजबूत और संरक्षित करने के लिए सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल आरंभ की है। साथ ही बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आसियान, हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच जैसे क्षेत्रीय समूहों में भागीदारी प्राप्त करने के लिए वर्ष 2019 में हिंद प्रशांत प्रभाग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग और मास्टरकार्ड ने अंतर संबंधित वाणिज्य यानी कनेक्टेड कॉमर्स पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है कनेक्टेड कॉमर्स, क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। इस रिपोर्ट का उद्देश्य डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। डिजिटल वित्तीय समावेशन वंचित और असेवित आबादी की औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक डिजिटल रूप में पहुंच और उपयोग को परिभाषित करता है। इससे पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 62% पुरुषों की तुलना में केवल 42% भारतीय महिलाओं ने ही कभी न कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं भी की गई हैं, जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भुगतान अवसंरचना को मजबूत करना और कम लागत वाली पूंजी तक पहुंचने के लिए कृषि एनबीएफसीज को सक्षम करना और बेहतर दीर्घकालिक डिजिटल परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक फिजिकल यानी भौतिक डिजिटल मॉडल को परिनियोजित करना। इसके अलावा न्यूनतम भीड़भाड़ वाले शहरों में ट्रांजिट को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा स्मार्ट और कॉन्टैक्टलेस कार्ड का लाभ उठाते हुए एक समावेशी, इंटरऑपरेबल और पूर्णतः खुला सिस्टम जैसे कि लंदन ट्यूब बनाना। भारत में वित्तीय समावेशन से संबंधित कई पहले हैं, जैसे सभी टीयर 2 से टीयर 6 केंद्रों के लिए वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति, जन धन आधार मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। व्यवसाय संपर्कियों की संलग्नता में वृद्धि करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता परियोजना आरंभ की। इसके अलावा स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड यानी सेबी द्वारा पॉकेट मनी पहल का आरंभ किया गया। अगली खबर ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने राज्यों को 8,923 करोड़ रुपए आवंटित किए। आवंटित की गई राशि वर्ष 2021-22 के लिए बिना शर्त अनुदान की प्रथम किस्त है। ये अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के सभी 3 स्तरों यानी ग्राम, ब्लॉक और जिले के लिए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के साथ ही कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक कई रोकथाम और शमन उपायों के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र ने महामारी के कारण अनुदान पर वित्त आयोग द्वारा आरोपित कुछ शर्तों को भी हटा दिया है। आपको बता दें कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए कुछ शर्तें आरोपित की गई हैं, जैसे स्थानीय निकायों को कुल अनुदान यानी 4.36 लाख करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान में एक हिस्सा प्रदर्शन से संबद्ध होगा। स्थानीय निकायों को अनुदान जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। इसमें जनसंख्या के आधार पर 90% और क्षेत्र के आधार पर 10% का भारांश दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के स्थानीय निकायों को मार्च 2024 के बाद कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। यदि राज्यों द्वारा वर्ष 2024 तक राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है और उसकी अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जाता है तो उन्हें कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।
साथ ही ये अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा और अधिक पूंजी जुटाने के लिए प्रदान किया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं वित्त आयोग के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, राज्य के वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में बताना और मजबूत वित्त के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को अनुशंसा करना। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पुडुचेरी हर घर जल पहुंचाने वाला संघ राज्य क्षेत्र बन गया। पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही ये गोवा, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य संघ शासित प्रदेश बन गया है, जहां प्रत्येक ग्रामीण के घर में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। जल जीवन मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। H1B वीजा। हाल ही के अध्ययन से ये पता चला है कि पारिश्रमिक आधारित व्यवस्था के पक्ष में H1B वीजा आवंटित करने की लॉटरी आधारित प्रणाली को समाप्त करने से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्क परमिट प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। दरअसल H1B वीजा एक बहुप्रविष्टि वाला गैर आप्रवासी वीजा है। ये अमेरिकी कंपनियों द्वारा नियोजित विदेशी श्रमिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है। H1B वीजा धारक संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकतम 6 वर्षों तक कार्य कर सकते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल RCT का उपयोग करके किए गए हाल ही के अध्ययन में ये पाया गया है कि नियमित अंतराल पर आइवरमेक्टिन के उपयोग से कोविड-19 से संक्रमित होने का जोखिम कम हो सकता है। RCT यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल एक वैज्ञानिक परीक्षण है जो नए उपचारों की प्रभावशीलता का परीक्षण करते समय पूर्वाग्रहों के स्रोतों को कम करता है। इसमें 2 या 2 से अधिक समूहों को रैंडमली बांटा जाता है, उसके बाद उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है और फिर एक मापी गई प्रतिक्रिया के संबंध में उनकी तुलना करके निश्चित किया जाता है। ये किसी हस्तक्षेप या परिवर्तनशील कारक के परिणाम या घटना पर प्रभाव को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्ष 2019 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार एस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को विकास के क्षेत्र में RCT पद्धति को अनुकूलित करने के उनके कार्य के लिए प्रदान किया गया था। रिया। चिली में संरक्षणकर्ता रिया को उसके मूल पैटागोनिया क्षेत्र में दोबारा आवासित कर रहे हैं। उड़ने में अक्षम ये पक्षी गैर कानूनी शिकार के कारण लगभग विलुप्ति की कगार पर है। रिया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा उड़ने में अक्षम पक्षी है। ये बीजों को बिखराकर वनस्पति विकास को नवीनीकृत करके उत्तम घास के मैदानों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। IUCN की प्रजातियों की रेड लिस्ट में रिया को नियर थ्रेटन यानी संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। B1.617 उत्परिवर्तन। WHO ने कोरोना वायरस संस्करण B1.617 जो पिछले वर्ष पहली बार भारत में पाया गया था, इस वेरिएंट को ग्लोबल कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील से 3 अन्य वेरिएंट्स को इस तरह ही पदनाम दिया गया है। प्रारंभिक अध्ययनों से ये पता चला है कि B1.617 उत्परिवर्तन अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक आसानी से फैलता है और इसके लिए और अध्ययन की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि ये वेरिएंट 30 से अधिक देशों में फैल चुका है। एस्पर्जर सिंड्रोम। टेक अरबपति एलन मस्क ने घोषणा की कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। ये एक ऐसा विकार है जहां लोगों को सामाजिक रिश्तों के निर्माण में परेशानी होती है। ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। इस विकार का नाम जर्मन चिकित्सक हैंस एस्पर्जर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1944 में इसका वर्णन किया था।
2013 में ये मानसिक विकार 5 के नैदानिक और सांख्यिकी मैनुअल में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार यानी ASD के एक बृहद निदान का हिस्सा बन गया। आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। बैरन आइलैंड। भारतीय तटरक्षक बल ने म्यांमार के 4 अवैध शिकारियों को बैरन द्वीप के निकट भारतीय जल में अवैध रूप से मत्स्यन करते हुए गिरफ्तार किया है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर अंडमान सागर में स्थित है। बैरन द्वीप भारतीय और बर्मा टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर स्थित है। इसके अलावा बैरन ज्वालामुखी न केवल भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दाहला बांध। ये कंधार प्रांत अफगानिस्तान के लिए सिंचाई का प्राथमिक स्रोत है। ये मार्च 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनवाया गया था। हाल ही में तालिबान ने दहला बांध पर अधिकार कर लिया है। अटापका पक्षी अभयारण्य। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा पश्चिम गोदावरी नदी की सीमाओं पर कोलेरू झील में स्थित है। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। अल अक्सा मस्जिद। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली दंगा पुलिस का फिलिस्तीनियों के साथ विवाद हो जाने पर 160 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। मस्जिद परिसर, जिसे इस्लाम में हरम अल शरीफ के रूप में जाना जाता है, ये यहूदियों के लिए भी एक प्रमुख पवित्र स्थल है, जो टेम्पल माउंट के रूप में जाना जाता है। आइए अब जानते हैं कुछ रीनोन पर्सनैलिटीज के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती बंगाल में 25 बैशाख के रूप में मनाई जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, दार्शनिक और संगीतकार थे। वे 2 राष्ट्रों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के संगीतकार हैं। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी प्रभावित किया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही वे इसे जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय भी बने। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक नेता थे। ये टैगोर ही थे जिन्होंने 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बनारस सत्र में गोखले कांग्रेस अध्यक्ष बने। राजनीति में आने से पहले गोखले ने एक प्रोफेसर के रूप में काम किया था। उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसने स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाए। गोखले एक उदारवादी कांग्रेस नेता और महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे। वे 1903 में भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के लिए चुने गए। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द हितवाद शुरू किया। गांधी ने गुजराती में एक पुस्तक लिखी जो गोखले को समर्पित थी, जिसका नाम था धर्मात्मा गोखले। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें। 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन करें, मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।